मिड कैप मंत्रा और बाजार का मूड माहौल देखेंगे तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन तो काफी दिखाई दे रहा है। इंडेक्स हालांकि निफ्टी, बैंक निफ्टी खास तौर से यहाँ पर रेंज में कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऑल्दो निफ्टी आपको 34 अंक ऊपर दिखाई दे रहा है। सपोर्ट आ रहा है आईटी की ओर से, जिसके कारण इंडेक्स में हम इतनी भी स्ट्रेंथ देख रहे हैं। वहीं अगर आप बैंक निफ्टी को देखेंगे तो बिल्कुल फ्लैट है, यहाँ पर कोई एक्शन नहीं है तेजी मंदी का। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में बाइंग अच्छी देखने को मिल रही है। मिड कैप इंडेक्स ऑलमोस्ट अब 0.5% ऊपर आकर कारोबार कर रहा है और स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.1% की तेजी देखने को मिल रही है। और इसीलिए इस मिड कैप स्मॉल कैप की बाइंग की वजह से जो मार्केट की ब्रेथ है वो पॉजिटिव है। डेज हाई पर मिड कैप स्मॉल कैप दोनों ही इंडेक्स ट्रेड कर रहे हैं। मार्केट की ब्रेथ देखेंगे, एनएससी स्टैट्स आपकी स्क्रीन पर हैं। लगभग 1800 से 1900 स्टॉक से जो कि बढ़कर कारोबार कर रहे हैं, वहीं 1100 स्टॉक से जो कि गिरकर कर रहे हैं कारोबार। तो यहाँ पर ये एनएससी स्टैट्स, जहाँ पर बढ़ने वाले स्टॉक्स की संख्या कहीं ज्यादा है गिरने वाले स्टॉक्स के सामने। ये हैं आंकड़े आपके सामने निफ्टी के। इन्फोसिस, टीसीएस, एसएल, बजाज फिनसर्व भी पूरा सपोर्ट लेंड कर रहे हैं। इन्फोसिस का सबसे ज्यादा योगदान 24 अंकों का लेंड कर रहा है निफ्टी को। वहीं आईटीसी, एचडीएफसी बैंक, एलएनटी और एचडीएफसी गिरकर कर रहे हैं ट्रेड। एक बार फटाफट से संकेत देख लेते हैं इंटरनेशनल मार्केट से क्या मिल रहा है इसमें। एशियन मार्केट से शुरुआत कर लेते हैं। एशियन मार्केट्स में सिर्फ एक निकाई आपको तेज दिखेगा, बाकी सभी बाजार लाल निशान में आ चुके हैं। शंघाई फ्लैट, हांगकांग का बाजार 1/4% नीचे है, कॉस्पी ½ % नीचे ट्रेड कर रहा है। जो सेंट्रल बैंक मीटिंग्स हैं उससे पहले एशियन मार्केट्स मिक्स्ड दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका के फ्यूचर्स फ्लैट टुवर्ड पॉजिटिव बायस, डाउ फ्यूचर्स 44 अंक ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। नेस्डैक के फ्यूचर्स में कंपैरेटिवली बेटर एक्शन है, 1/4% से ज्यादा की तेजी आपको नेस्डैक फ्यूचर्स में देखने को मिल रही है। तो आईटी स्टॉक्स यूएस मार्केट्स में भी आज के सेशन में फोकस में रहेंगे। घरेलू बाजार में तो हम आईटी स्टॉक्स में तेजी देख रहे हैं। हुआ क्या है अब तक बाजार में, बाजार की बड़ी बातें आपके लिए लेकर आते हैं, उसके पास स्ट्रैटेजीज पर करेंगे फोकस। सीमित दायरे में कारोबार, लेकिन निफ्टी पूरी कोशिश कर रहा है 18,600 को होल्ड करने की, ऑल्दो उन लेवल से नीचे फिलहाल ट्रेड करते हुए, लेकिन 80 से 90 अंकों की रेंज है जिसमें हम निफ्टी को ट्रेड होते हुए आज सुबह से लेकर अब तक देख रहे हैं। वहीं अगर आप निफ्टी बैंक को देखेंगे तो ये फ्लैट है टुवर्ड्स नेगेटिव बार्स के साथ। 44,000 के लेवल्स अब तक होल्ड कर रहा था, अभी 44,000 के नीचे स्लिप होते हुए निफ्टी बैंक फिलहाल 28 अंक नीचे कर रहा है कारोबार। लेकिन मिड कैप्स 0.1%, ½ % ऊपर है। स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.1% की तेजी देखने को मिल रही है। बाइंग आज कहाँ है? फाइनेंशियल, आईटी, रियल्टी, इन पॉकेट्स में खरीदारी देखने को मिल रही है। आईटी इंडेक्स तो 450 अंक ऊपर कर रहा है ट्रेड। छोटी पॉकेट्स देखेंगे तो ऑटो एंसिलरी, हेल्थ केयर और साथ ही इंश्योरेंस स्टॉक्स में बाइंग देखने को मिल रही है। केमिकल स्टॉक्स में थोड़ी बहुत खरीदारी है आज के सेशन में। प्रेशर कहाँ है? कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, यहाँ थोड़ा सा दबाव आपको दिखाई देगा। एफएमसीजी में थोड़ा सा प्रेशर आज के सेशन में देखने को मिल रहा है। अब स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए इस पर करते हैं फोकस। रत्नेश गोयल अरिहंत कैपिटल मार्केट से हमारे साथ मौजूद हैं। रत्नेश, गुड आफ्टरनून। बताइए पहले तो निफ्टी पर आपका व्यू, ऑल द रेंज में ट्रेडिंग, कोई ट्रेड बनता है या छोड़ दें? गुड आफ्टरनून दीपाली जी, सभी दर्शकों को नमस्कार। आपने सही बोला कि निफ्टी अभी बहुत ज्यादा रेंज में ट्रेड कर रही है। ओवरऑल अगर आप बड़े फ्रेम पे चार्ट देखें तो ओवरऑल अभी भी एक पॉजिटिव साइन है, बट थोड़ा सा कंसोलिडेशन में जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि नई तेजी के पहले थोड़ा सा जो कंसोलिडेशन हमको देखने को मिलना चाहिए वो देखने को मिल रहा है। मेरे हिसाब से अभी भी इसमें थोड़ी सी खरीदारी तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति में बने रहना चाहिए। यहाँ निफ्टी फ्यूचर की बात कर रहा हूँ मैं, तो 18,600 के आसपास में कहीं पे अगर निफ्टी फ्यूचर मिलती है तो वहाँ पे जरूर एक बाय करना चाहिए। वहाँ पे स्टॉप लॉस भी हमको पास का मिलेगा जो कि 18,560 का रहेगा। वहां से वापस से टारगेट हमको 18,670, 18,700 तक के लिए देखने को मिल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अभी भी बाय ऑन डिप्स की रणनीति में बने रहना चाहिए, थोड़ा सा वेट करना चाहिए। थोड़ा सा डीप मिलता है तो फिर वहाँ पे वापस बाय के लिए चेष्टा करें। अच्छा, तो ये निफ्टी फ्यूचर्स के लेवल्स के हिसाब से आपको ट्रेड बताया गया है। फिलहाल निफ्टी फ्यूचर्स 18,667 पर ट्रेड हो रहे हैं। 18,600 के आसपास मिले, यानी थोड़ा सा नीचे जाए यहाँ से मार्केट, तब आप एंट्री ले सकते हैं फ्यूचर्स में 18,700 के लाइकली टारगेट्स के लिए। स्टॉक्स कौन से आइडेंटिफाई किए हैं आपने रत्नेश? मेरी तरफ से पहले एक आरईसी मुझे काफी अच्छा एक ब्रेकआउट इसमें दिखता है और आज के सत्र में काफी अच्छा वॉल्यूम एक्टिविटी भी हमको देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे एक 151 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए आज के सत्र में, या 2 एक दिन में हमको इसमें 160, 162 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ में एक दूसरा स्टॉक और रहेगा, एक LNTFH। इसमें भी काफी अच्छा कंसोलिडेशन के बाद में कंटिन्यू हायर फॉर्मेशन इसने बनाते हुए दिख रहा है। इसमें स्टॉप लॉस रहेगा 102 रुपए का और ऊपर में टारगेट हमको इसमें 110, 112, ये 2 टारगेट के लिए हमको देखने को मिल सकते हैं। तो आरईसी में 162 के टारगेट्स, इनफैक्ट हम 12 बजे के शो में अवनी से बात भी कर रहे थे, उनका भी व्यू सेम था। 161 तक जाने की कोशिश कर सकता है, वहां पर प्रॉफिट्स बुक करें, नए ट्रेड्स 160 के ऊपर इनिशिएट करें। दूसरा स्टॉक है रत्नेश की ओर से एलएनटी फाइनेंस होल्डिंग, यहाँ 112 के टारगेट, 102 का स्टॉप लॉस, 106 पर कारोबार करते हुए। लेकिन आरएफसी और पीएफसी दोनों ही स्टॉक्स नए हाईस पर ट्रेड कर रहे हैं।
दिन के ऊपरी स्तरों पर तो हैं ही पीएफसी आरईसी, लेकिन अपने नए हाइज पर भी ये दोनों स्टॉक्स फिलहाल कारोबार करते हुए दिखाई देंगे। मिड कैप्स में स्ट्रेंथ और एक्सटेंड हुई है, डेज हाई पर आकर अब मिड कैप इंडेक्स कारोबार कर रहा है। लेकिन चलिए अब लेकर आते हैं मिड कैप के स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पे, वो पॉकेट्स जहां पर तेजी देखने को मिल रही है। शुरुआत फाइनेंशियल स्पेस के साथ करेंगे, जहां पर बाइंग आज के सेशन में है मुथूट फाइनेंस, आरईसी, एमएनएम फाइनेंशियल, जीआरसी हाउसिंग। यहां पर 6% तक के मूव्स आज के सेशन में, 2 से 6% का उछाल है आज के सेशन में। एनबीएफसी के अलावा आईटी स्टॉक्स इंडेक्स तो डेज हाई पर है ही, दिग्गजों के साथ साथ छोटे स्टॉक्स में भी खरीदारी है। डेटामेटिक 8.5% ऊपर, ऑनवर्ड टेक में 7.5% का मूव, न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर 6% ऊपर है। रामको सिस्टम्स में भी 5% से ज्यादा की तेजी फिलहाल देखने को मिली है। फार्मा में न्यूलैंड लैबोरेटरीज, स्ट्राइड्स फार्मा, कृष्णा डायग्नोस्टिक्स, वोकहार्ड 3% से लेकर 3.5%, 4% तक के मूव्स इन स्टॉक्स में देखने को मिले हैं। ऑटो एंसिलरीज में ल्यूमेक्स टेक, मुंजाल ऑटो, मदरसन, यूरोमिंडा, यहाँ भी 6% तक की तेजी आज के सेशन में बनी हुई है। रियल्टी स्पेस में प्रेस्टीज, लोधा, फिनिक्स और ब्रिगेड, ये वो स्टॉक्स जहां पर तेजी देखने को मिली है और ऑलमोस्ट 1% से लेकर 2.5% तक के अपमूव्स इन स्टॉक्स में देखने को मिल रहे हैं। वो स्टॉक्स मिड कैप्स में जो कि गिरकर कर रहे ट्रेड, उसमें शेफलर इंडिया 3% नीचे, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में प्रॉफिट टेकिंग 2% नीचे है, अदानी पावर 2% नीचे और जीएसडब्ल्यू एनर्जी भी 1.5% नीचे। पावर स्टॉक्स इनफैक्ट थोड़ा सा सॉफ्ट आज के सेशन में रहे हैं। तो ये रहा मिड कैप्स का हाल। लेकिन एक स्टॉक फोकस में है, वो है इंडिको। दरअसल गंगवाल फैमिली इंडिको में फिर से हिस्सेदारी बेच सकती है। सोर्सेस के थ्रू जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 5 से 8% हिस्से के लिए 5,000 से 7,000 करोड़ रुपए की ब्लॉक डील हो सकती है। इसी खबर पर और एक्सक्लूसिव डिटेल्स के साथ यतिन मोता हमारे साथ मौजूद हैं। तो यतिन बताइए क्या डिटेल्स हैं, कब तक ब्लॉक डील हो सकती है, बताइए। दीपाली, तो ये जो एक रिवीजन ये लिंक का हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि पिछला जो लिंक किया था उसमें लॉक इन डेट जो थी वो 150 डेज की थी, 120 डेज की नहीं थी। तो जो लॉक इन खुल रहा है गंगवाल फैमिली का वो जुलाई 15 को खुल रहा है। तो ये क्लैरिफाई करना चाहता हूं मैं कि जो इंडिगो के प्रमोटर्स का जो को प्रमोटर्स है गंगवाल फैमिली, जो अब 2 बार इससे पहले हिस्सा बेच चुके हैं, जुलाई 15 को ये लॉक इन खुल रहा है। और लॉक इन के पहले पहले इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के साथ जो है रोड शो की फॉर्मेलिटी अभी शुरू हो गई है। इनफैक्ट हमारी जानकारी के हिसाब से और हमारे जो सूत्र बता रहे हैं कि जो सेल साइड है उन्होंने काफी सारे म्यूचुअल फंड्स और जो बाय साइड है उनको अप्रोच करना आज से शुरू कर दिया है, ताकि जो स्टेक बिकने आ रहा है उसके बारे में इंटरेस्ट की पता चल सके कि किस हिसाब से यहाँ दिलचस्पी है फंड्स की। इनफैक्ट जो गंगवाल फैमिली है इस बार लगभग 5 से 8% हिस्सेदारी बेच सकते हैं, जिसका जो बेस केस वैल्यूएशन है 5 से 7,000 करोड़ के बीच में हो सकता है। और जहां तक कि पिछली ब्लॉक डील का सवाल है जो 15 फरवरी को हुई थी, जहां गंगवाल फैमिली ने लगभग 4% हिस्सा बेचा था। इसके पहले सितंबर 2022 में उन्होंने लगभग 2.8% हिस्सा बेचा था 2,000 करोड़ रुपए के लिए। तो अब तक वो लगभग 6.8% बेच चुके हैं और इतनी ही साइज का या इससे थोड़ा ज्यादा शायद वो क्यूमुलेटिवली अब की बार बेचे, क्योंकि जो गोएयर का मामला था इंसॉल्वेंसी का और जो क्रूड प्राइसेस के दाम गिरे हैं, जो पिछली ब्लॉक डील थी उसके बाद स्टॉक में लगभग 30% की अपटिक देखी है। और ये जो रोड शो शुरू हुए हैं वो शायद इंडिकेट कर रहे हैं कि अगले 1 महीने 1.5 महीने में किसी भी वक्त ये ब्लॉक डील फिर से एक बार गंगवाल फैमिली कर सकता है। तो शायद बाजार ये न्यूज असिमुलेट अब्जॉर्ब कर रहा है और जैसे कि मैं रिपीट कर रहा हूं 15 जुलाई को ये लॉक इन खुलता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा इंटरग्लोब एविएशन। इसके बाद शायद प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी बेचने की कवायद और तेज कर देंगे। ओके, तो शुक्रिया यतिन आपका ये डिटेल्स बताने के लिए। तो लॉक इन पीरियड खुलते ही ये डील हो सकती है, इसी के लिए जो प्रमोटर्स हैं वो मीटिंग भी कर रहे हैं, जो डिटेल यहाँ पर यतिन ने फिलहाल बताई। स्टॉक पर इनफैक्ट एक व्यू भी ले लेते हैं। स्टॉक क्योंकि डेज लो पर ट्रेड कर रहा है, 65 रुपए की कमजोरी पर 2397 के मौजूदा लेवल्स हैं। क्या व्यू रहेगा इस स्टॉक पर लेवल्स के हिसाब से, रत्नेश? इंडिगो चार्ट देखिए, अब ओवरऑल काफी अच्छा परफॉर्मेंस हमको देखने को मिला। इसमें एक अपवर्ड गैप एरिया भी बना था, उसके बाद में भी काफी अच्छा ओवरऑल कंटिन्यू हायर फॉर्मेशन पे भी देखने को मिल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कहीं पे भी खरीदारी का मौका मिलना चाहिए। 2370 2360 के लेवल काफी अच्छे रहेंगे, वहां पे कहीं पे आता है तो खरीदारी का मौका जरूर मिलेगा। वहां पे स्टॉप लॉस रहेगा 2320 रुपए का, और जब वहां पे खरीदारी करे तो एटलीस्ट थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड रेशो फेवर में रहेगा। ओके, चलिए, तो ये व्यू लेवल्स के हिसाब से इंटरग्लोब एविएशन पर फिलहाल 64 रुपए कमजोरी के साथ डेज लो पर ट्रेड करते हुए। और बायपजॉय तूफान के आने से पहले महाराष्ट्र और गुजरात के कोस्टल इलाकों में लहरें उफान पर हैं। आईएमडी भी सौराष्ट्र, कच्छ और वेस्टर्न गुजरात के लिए रेड अलर्ट जारी कर चुका है। गुजरात में तूफान को लेकर कैसी हैं तैयारियां, बताने के लिए हमारे साथ
अहमदाबाद से केतन जोशी मौजूद है, साथ ही दिल्ली में पीएम मोदी भी फुल एक्शन में है। दिल्ली में क्या चल रहा है बताएंगे असीम मनचंदा, लेकिन पहले चलते हैं केतन के पास। केतन, बताइए फिलहाल स्थिति क्या है, क्या अलर्ट है और किस तरीके की तैयारियां की जा रही हैं इस तूफान से मीट करने के लिए? देखिए, सौराष्ट्र और कच्छ का इलाका है, वहां पर ये तूफान आने की शंका है वो लगभग तय हो चुकी है, क्योंकि सारे पोर्ट पर, खासकर सौराष्ट्र कच्छ के 6 जिले हैं, पोरबंदर है, ओखा है, देवभूमि द्वारिका है, कच्छ है, मोरबी है, तो ये सारी जगह पर जो पोर्ट है, पोर्ट के ऊपर 9 और 10 नंबर का सिग्नल लगवाया गया है। टोटल जो सिग्नल होते हैं वो 11 होते हैं और 9 और 10 का मतलब ये होता है कि तूफान आने की शंका है वो बहुत ही प्रबल हो चुकी है और नुकसान की शंका भी बहुत बढ़ जाती है। तो इसी बात को मद्देनजर गुजरात सरकार ने कल से ही धारा 144 है वो कच्छ में लगा दी है, क्योंकि ये तूफान पहले पाकिस्तान कराची की ओर जा रहा था, लेकिन अब वो मुड़कर कच्छ की ओर आ रहा है और कच्छ के ऊपर अगर वो अटैक करेगा तो बहुत ही नुकसान होने की शंका के चलते 6 ऐसे मंत्री को नियुक्त किया है गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने, जो कि वहां पर ही कैंप करके बैठे हुए हैं। एनडीआरएफ की टीम है उसको तैनात कर दी गई है और अभी जो लहरें हैं 15 से 20 फुट ऊंची उड़ रही है, तो हम कह सकते हैं कि काफी भयानक स्थिति हो सकती है अगर तूफान डाइवर्ट नहीं हुआ तो। 80 और 90 के दशक में हमने देखा है कि कच्छ के अंदर इतना बड़ा तूफान आया था कि आज भी लोग उसको याद करके कांप उठते हैं। तो अभी स्थिति तो ऐसी ही है, लेकिन कम से कम नुकसान हो और लोगों को बचाया जा सके, इसी बात को मद्देनजर कई स्कूल है, कॉलेज है, उसको खोल दी गई है, इसलिए कि अगर किसी का स्थानांतरित करना पड़े तो उसको वहां पर रखा दिया जाए। बाकी स्कूल कॉलेज तो बंद ही कर दिए, लेकिन इमरजेंसी यूज के लिए उसको वहां पर यूज कर सके, इस तरह की प्रशासन ने तैयारियां कर ली है और लगातार मॉनिटरिंग होगी। और कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसकी रिव्यू मीटिंग लेंगे। लेकिन ये जो 6 जिले हैं सौराष्ट्र कच्छ के, वहां पर स्थिति है वो बहुत ही भयजनक होने की संभावना है, इसीलिए 9 और 10 नंबर का सिग्नल लगाया है। एयर इंडिया ने राजकोट और जामनगर की अपनी फ्लाइट है वो तूफान की आशंका के चलते रद्द कर दी गई है और ज्यादातर एक्टिविटीज है वो बंद है। भारतीय जनता पार्टी ने भी जितने भी प्रोग्राम थे वो 16 तारीख तक टाल दिए हैं। तो हम कह सकते हैं कि काफी सालों बाद एक बड़ा तूफान है वो आने की पूरी संभावना है और इसके लिए प्रशासन है वो कमर कस के बैठ चुका है। जी तो प्रशासन तो एक्टिव है ही और इसीलिए हम दिल्ली में भी जो सरगर्मियां हैं मीटिंग्स की वो बढ़ते हुए देख रहे हैं। लेकिन हाँ, काफ़ी सारी प्रिकॉशनरी चीज़ें वहाँ पर शुरू हो चुकी हैं, जैसे केतन ने बताया स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं 15 जून तक और अलर्ट तो जारी किया गया है ही। लेकिन प्रशासन की बात करें तो वो अपडेट ले लेते हैं असीम से। असीम, बताइए, सरकार ने भी तूफान को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं, आज एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग पीएम मोदी से, क्या अपडेट है वहाँ से? दीपाली, कुछ दिनों पहले जब अरब की खाड़ी में बिफोर जो एक्टिव हुआ था तब ये लग रहा था कि ये यहाँ से निकल जाएगा और पाकिस्तान की तरफ चला जाएगा, लेकिन इसने अपना रुख बदला और गुजरात के कई जिलों के ऊपर इसका असर हो सकता है, खासतौर पर कच्छ और सौराष्ट्र में इसका असर हो सकता है और 15 जून को इसका लैंडफॉल होने वाला है। तो काफ़ी तेज तूफान, आंधी, बारिश आपको देखने को मिल सकती है। प्रधानमंत्री मोदी खुद इसको लेकर के काफ़ी एक्टिव हो गए हैं। अभी उन्होंने एक बैठक की शुरुआत की है जिसमें कि इससे निपटने की तैयारियों की समीक्षा की जा रही है। इस बैठक में एनडीआरएफ के अधिकारी, स्टेट डिजास्टर रिलीफ के अधिकारी और मौसम विभाग के अधिकारी इस बैठक के अंदर शामिल हैं। क्या निकल करके आएगा, किस तरह से तैयारियां की जा रही हैं, इस पर उसका सारा जायजा प्रधानमंत्री मोदी खुद लेंगे और अपडेट करेंगे और अपने एक एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा कि किस तरह से नुकसान कम से कम हो और लोगों को जान माल की हानि से बचाया जा सके। खासतौर पे कि 100-150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं इसमें अंदर चलेंगी और कल जो कच्चे घर हैं उनके ऊपर खतरा हो सकता है। जितना भी नुकसान कम मिनिमाइज किया जाए उसको लेकर के एक रणनीति तैयार की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी खुद इसका जायजा ले रहे हैं। शुक्रिया आपका असीम और केतन, दोनों का ही डिटेल्स बताने के लिए। तो तूफान से डील करने के लिए मीटिंग्स ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं और जैसे केतन ने बताया गुजरात में तो ऑलरेडी अलर्ट जारी किए गए हैं ही और प्रिकॉशनरी भी कई स्टेप्स उठाए गए हैं। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें भी, साथ ही खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट भी लेकर आएंगे। चल वापस आते हैं।
रहे हैं मिड कैप मंत्रा। मार्केट अभी भी एक रेंज में ही ट्रेड करते हुए, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी है। कुछ सेलेक्ट पॉकेट्स अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रही हैं और आज फोकस में है पूरा इंश्योरेंस स्पेस। दरअसल मई मंथ में लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों की आय में 4% की गिरावट आई है। LIC के मुकाबले प्राइवेट कंपनियों का परफॉर्मेंस बेटर रहा है। और डिटेल्स के साथ यश जैन हमारे साथ मौजूद हैं। यश, गुड आफ्टरनून। कैसे रहे हैं इंडस्ट्री नंबर्स, और अगर कंपनी स्पेसिफिक नंबर्स देखें मई में तो कैसी ग्रोथ रही है? दीपाली, गुड आफ्टरनून। तो मई को अगर गिना जाए तो FY24 के 2 महीने हुए हैं। इन दोनों महीनों में LIC का परफॉर्मेंस काफ़ी वीक रहा है, जो कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट पूरे इंडस्ट्री के परफॉर्मेंस पे जिस चीज़ ने किया है। अगर इंडस्ट्री का परफॉर्मेंस देखा जाए मई के महीने में, तो प्रीमियम कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं 4%। दोनों महीनों का साथ में देखा जाए ये फाइनेंशियल ईयर FY24 के, तो कॉन्ट्रैक्शन 15% है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। जो सबसे वीक कंपनी है ये 2 महीनों में, जैसे मैंने कहा, LIC की बात की जाए तो यहाँ पे LIC का प्रीमियम मई महीने में 11% कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जबकि पहले 2 महीनों को साथ में देखें तो LIC का प्रीमियम 28% कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। सबसे बड़ा नेगेटिव जो LIC के लिए हुआ है ये 2 महीने में, कि LIC का मार्केट शेयर जो है वो 746 बेसिस पॉइंट्स, मतलब तकरीबन 7.5% कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। और ये ऑफकोर्स प्राइवेट प्लेयर्स ने ग्रैब किया है। जो स्ट्रॉन्ग कंपनी देखी जाए HDFC लाइफ इंश्योरेंस, मई के महीने में उनका प्रीमियम ग्रोथ 26% है। पहले 2 महीने देखे FY24 के, फिर भी ये प्रीमियम ग्रोथ करीब 14% पे आता है। और उनका रिटेल एनुअलाइज प्रीमियम इक्विवेलेंट, जो APE कहा जाता है, उसमें भी 10% का ग्रोथ देखा गया मई के महीने में। ICICI प्रूडेंशियल के नंबर वीक रहे मई के महीने में। कंपनी का प्रीमियम जो था, जो 19% कॉन्ट्रैक्ट हुआ, पहले 2 महीने में 18% कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। और रिटेल APE का ग्रोथ सिर्फ 4% है मई के महीने में। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के नंबर स्ट्रांग रहे मई के महीने में। 16% ग्रोथ प्रीमियम में देखा गया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। पहले 2 महीने अगर जोड़ के देखें तो प्रीमियम ग्रोथ 9% है मैक्स लाइफ के लिए। और उनका मई रिटेल APE तकरीबन 2% से बढ़ा है मई के महीने में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अभी बात करते हैं सबसे स्ट्रॉन्ग कंपनी की जो मई के महीने में उभर के आई, वो थी SBI लाइफ इंश्योरेंस, जिसका मई के महीने में प्रीमियम ग्रोथ 58% रहा। पहले 2 महीने को, जो कि अप्रैल और मई है, उसे जोड़कर देखें तो भी 36% का प्रीमियम ग्रोथ है SBI लाइफ का। और इनका मई का रिटेल APE भी जो है वो भी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट है इंडस्ट्री में, 8% ग्रोथ के साथ मई के महीने में ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस। ओके, शुक्रिया आपका यश, ये डिटेल्स बताने के लिए। और हम खरीदारी का एक्शन देख भी रहे हैं प्राइवेट कंपनीज के स्टॉक्स में, स्पेशली ICICI प्रूडेंशियल, SBI लाइफ, यहाँ पर थोड़ी बाइंग देखने को मिली है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे खिलाड़ी नंबर 1 के अपडेट की। इस हफ्ते जो मुकाबला चल रहा है वो 3 खिलाड़ियों के बीच में है। और फिलहाल दिखाते हैं आपको रिटर्न की स्थिति या फिर क्या बदलाव एक्सपर्ट्स के पोर्टफोलियो में किए गए हैं। निर्मल बंग के नीरव छेड़ा, कैटलिस्ट वेल्थ के प्रशांत सावंत और प्रभुदास लीलाधर के शिल्पा राउत के बीच में मुकाबला चल रहा है। फिलहाल लेकर आते हैं पोर्टफोलियो की अपडेट। और शिल्पा राउत ने पोजीशन से एग्जिट किया है L&T टेक सर्विसेज से। यहाँ पर प्रॉफिट्स बुक किए हैं 3960 के इनके टारगेट से, पर 3890 पर इन्होंने पोजीशन से बाहर निकली हैं। अब जो इन्होंने ट्रेड्स ऐड किए हैं वो बता देते हैं। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन 210 के टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह दे रही है। 199 का स्टॉप लॉस, फिलहाल 202 पर कारोबार कर रहा है। इंडस टावर्स एक और एडिशन इनके पोर्टफोलियो में, बाय करने की सलाह 167 के टारगेट्स के लिए, 158.5 का स्टॉप लॉस, फिलहाल 162.25 के लेवल्स पर ये ट्रेड कर रहा है। डेल्टा कॉप एक और ट्रेड है जहां से शिल्पा ने एग्जिट किया है 263 के इनके टारगेट से, बट 254.5 के लेवल्स पे इन्होंने एग्जिट किया है इस पोजीशन से। चलिए मुनाफे के मीटर में दिखाते हैं रिटर्न की स्थिति। हालांकि नया हफ्ता है तो पहला ही दिन है। अब तक की स्थिति में नीरव छेड़ा लीड कर रहे हैं 3.25% रिटर्न के साथ। प्रशांत सावंत का पोर्टफोलियो फिलहाल 1% रिटर्न लैंड करा और शिल्पा राउत का पोर्टफोलियो फ्लैट फिलहाल ट्रेड करते हुए। तो ये तो रहा अपडेट खिलाड़ी नंबर 1 का। और इसके बाद आप देखेंगे न्यूयॉर्क कंपनी, और न्यूयॉर्क कंपनी में हम बातचीत करेंगे ISMA के प्रेसिडेंट आदित्य झुंझुनवाला से। एक छोटे से ब्रेक के बाद फिलहाल मिड कैप मंत्रा में इतना ही। नमस्कार।